अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज हम देखेंगे कोर्स कोड PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर 31 एंड द लेक्चर इज शेपिंग। शेपिंग क्या होता है? अगर मैं आपको इसका शॉर्ट एक कंसेप्ट दूं कि शेपिंग क्या चीज़ होती है, कि अगर आपको किसी के भी बिहेवियर को चेंज करना है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, ठीक है, किसी के जो कोई ऐसी हैबिट है या आप किसी के बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं, किसी मतलब उसके बिहेवियर को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप एक ही दफा नहीं कर सकते। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उस चीज को उस बिहेवियर को आप डेवलप करेंगे अगले इंसान के अंदर। इसी टेक्निक को हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं और शेपिंग भी कहा जाता है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले की तरफ लेकर आना, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं। और फिर आप डिफरेंट, अब जैसे उन्होंने ये पिक्चर दिखाई हुई है जिससे लड़कियां तो बड़ी अच्छे से वाकिफ होंगी। अब जब आटा गूंदा जाता है तो जब आटा होता है उसकी क्या शेप होती है, वो एक ही दफा तो वैसी शेप नहीं बन जाती, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसके बाद जाके उसकी फाइनल शेप बनती है। इसी तरह हर चीज की शेप बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। अब जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अली अपना काम मैथ का जो होमवर्क है वो नहीं करता, ठीक है, अब आप उसे डांटे, उसे फौरन कहें कि अभी इधर बैठो, इसी वक्त अपने होमवर्क को कंप्लीट करो, ऐसा नहीं होगा। आपने उसके बिहेवियर को डेवलप करना है, आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करेंगे। आप उसे कहेंगे चलो सिर्फ वर्कशीट पर अपना नाम लिख दो, ठीक है, फिर उसकी उसको रीइंफोर्स करेंगे, आप उसको कोई रिवार्ड देंगे, कोई कैंडी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे चले अब एक अपनी मर्जी से कोई भी एक प्रॉब्लम सोल्व कर लो, ठीक है, फिर उसको रीइंफोर्स करोगे। और फिर थर्ड आप कहोगे चलो कोई 5 प्रॉब्लम सोल्व कर लो अपनी चॉइस के मुताबिक। फिर आप उसे कहोगे कि चलो या सिर्फ ऑड नंबर्स के प्रॉब्लम कर लो या सिर्फ इवन नंबर्स के कर लो, ठीक है, वो करेगा। उसे फिर रीइंफोर्स करोगे और फिर कहोगे कि तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लो सिर्फ एक के सिवा, और फिर कहोगे कि आपको अपने तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लो। मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप री इन्फोर्स करके आप अगले बंदे के बिहेवियर को डेवलप करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस यही सिंपल सी चीज़ है जो इस लेक्चर में उन्होंने बताई हुई है, आगे इतना वो नहीं है। चेनिंग क्या होता है? चेनिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम कोई भी स्मॉल बिहेवियर को ऐड करते हैं किसी लार्जर या मोर कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर को क्रिएट करने के लिए। ये भी थोड़ा सा उसे शेपिंग की चीज में आता है कि आप थोड़ी थोड़ी चीजों को, स्मॉल बिहेवियर को ऐड करते करते एक बड़े बिहेवियर को या एक कम्प्लेक्स बिहेवियर को, सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर को आप बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बच्चे को सिखाना है कि उसने अपने शू के लेसिस कैसे बांधने हैं। आप उसे फौरन तो नहीं कहेंगे कि आपने उसे बताना है कि इस एक लेस को पकड़ो, दूसरे को पकड़ो लेसिस को, फिर उनको आपस में ऐसे गुजारो और इस तरह बांधो, ठीक है। इस तरह डिफरेंट स्टेप से करते करते, स्मॉल बिहेवियर्स को ऐड करते हुए हम कोई भी एक कम्प्लेक्स बिहेवियर बना सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चेनिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होगा कि आप स्टार्ट अ बिगिनिंग ऑफ चेन, स्टार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, ऑफन सिमिलर टू शेपिंग, जैसे मैंने शेपिंग का आपको बताया। बैकवर्ड स्टार्ट नियर एंड ऑफ चेन, एंड से आप स्टार्ट करते हैं, जो कि मोर फ्रीक्वेंट चेनिंग टेक्निक होती है। अब शेपिंग की बात हो रही है, इसमें मैंने आपका कॉन्सेप्ट इसको करवा दिया क्लियर। वही बात हो रही है कि आप ट्रेन करते हैं न्यू या कम्प्लेक्स बिहेवियर्स को, जिसमें आप चाह रहे होते हैं कि आप यू विल वांट टू यूज अ मेथड जिसमें आप शेपिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हैं बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को तैयार करते हैं, इन विच यू reinforce any responses that successfully approximate and ultimately match the desired response। ठीक है, जिसमें आप बारी बारी साथ साथ रिस्पॉन्स को री करते हैं और एट द एंड आप जैसा चाह रहे होते हैं, जैसा डिजायर रिस्पॉन्स चाह रहे होते हैं, अल्टीमेटली उसके साथ मैच कर जाता है। पिजन टर्न हिज बॉडी, लुक टूवर्ड द लाइट। अब ये एग्जांपल दी हुई है कि आपने पिजन को कहना है कि वो यहाँ पर चोंच मारेगा तो उसको खाना मिलेगा, लाइट पर मारेगा तो। अब पहले ही दिन उस पिजन को कैसे समझ आ जाएगी कि उसको यहाँ पर पिक करना है? आप उससे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे ना। पहले दिन वो थोड़ी सी बॉडी लाइट की तरफ टर्न करेगा, आप फौरन आगे खाना डाल दोगे। फिर वो लाइट की तरफ देखेगा, आप फिर डाल दोगे। फिर वो लाइट के नजदीक जाएगा, आप फिर डालोगे। फिर वो रेजेस हेड टू लुक एट लाइट, अपना सर खड़ा करके लाइट की तरफ देखेगा, आप दोबारा उसको खाना डालोगे। एंड देन ईच स्टेप उसको री कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने दोबारा बैक नहीं जाना, ठीक है। अगर उसको आप यहाँ तक ले आए कि वो लाइट तक देखे और उसके बाद दोबारा वो अपनी बॉडी को मूव करे, आपने फिर जाके बॉडी मूव करने पे नहीं डालना। आप उसे लाइट तक ले आए, फिर आप उसको वहां तक ही रहने दें, रीइंफोर्स को बैक नहीं लेके जाना।
Once he pecks, then reward is only given at desired ultimate response, पिकिंग एट लाइट। और फिर एट द एंड आप उसे तब ही खाना देंगे जब वो लाइट को पिक करेगा। लेकिन पहले ही दफा तो वो आके लाइट को पिक नहीं कर सकता था, उसे नहीं पता था। जैसे जैसे वो आगे आगे मूव होता गया, आप उसे खाना देते गए, लाइट तक ले गए, और लाइट तक आपने जाके दिया, उसके बाद फिर वो लाइट के पास ही रहेगा कि उसको यहाँ से खाना मिलेगा, और फिर वो जब वो लाइट पे पिक करेगा देना। तो ये एक शेपिंग है। ये आपने एक प्रोसेस किया है कंप्लीट, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर को, कम्प्लेक्स बिहेवियर को क्रिएट किया है। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट्स एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने में मदद देते हैं। अलाउ रिस्पॉन्स टू अकर एंड बी रीइंफोर्स्ड, जिसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं कि फिजिकल गाइडेंस, जिस तरह हमने लेसिस की बात की कि आप उन्हें फिजिकल गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पॉइंटिंग बताते हैं कि कैसे बांधने हैं, प्लान्ड विजुअल क्यूज, आप उसे पहले करके दिखाते हैं, मॉडलिंग, फिर आप उसे कहते हैं कि ऐसे मैंने किया उसको कॉपी करो। ठीक है। अब फेडिंग क्या होता है कि आप फिर आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉम्प्ट्स को अंदर से रिमूव कैसे करते हैं। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ प्रॉम्प्ट, प्रोवाइड प्रॉम्प्ट लेस फ्रीक्वेंटली, मतलब पहली दफा आपने उसे करके दिखा दिया है, दूसरी दफा आप करके नहीं दिखाएंगे उसे। ठीक है, दूसरी दफा आप उसे कहेंगे कि आप खुद करो। इफ फेडिंग इज टू क्विक, और फिर अगर आपने फिर स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता फेडिंग्स को अंदर से रिमूव करना है। ये नहीं कि आप एक ही दफा कर देंगे, जल्दी कर देंगे, तो फिर उसका जो रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग होगा वो ड्रॉप कर जाएगा। अब यहाँ पर बात, एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक वुमेन थी जिसके पास मंकी था, उसने उसे ट्रेन किया हुआ था, वो उसे जो काम कहती थी वो करता था। वो अगर उसका कोई चीज दूर पड़ी होती थी, गिर जाती थी, वो उसे उठा के ला के देता था, लाइट ऑन करता था, ऑफ करता था। अब क्या ये चीजें मंकी ने एक ही दफा सीख ली थी? नहीं, उसने उसे रीइंफोर्स कर करके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सिखाया होगा। ठीक है। इसी तरह चिल्ड्रंस भी कम्प्लेक्स मैनर्स को लर्न करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने जो उन्हें बिहेवियर सिखाया जा रहा होता है वो उन्हें सीखते हैं। और फिर जो आर्टिस्टिक किड्स होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट बिहेवियर, जिसमें स्पीच थेरेपी, जो बच्चे मतलब थोड़े आप कह रहे हैं कि डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, होते हैं या डिसेबल होते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते या इस तरह का, आप उन्हें बहुत कम कम उनकी मतलब शेपिंग करते हैं, आप कह सकते हैं, या उन्हें प्रॉम्प्ट्स देते हैं कि आप उनके सामने बुक रखेंगे कि बुक को उठाओ, फिर वो अपना हाथ मूव करके बुक तक लेके आएंगे। ठीक है। फिर आप बुक के ऊपर कोई और चीज रखेंगे, वो उसको उठाने की कोशिश करेंगे। समझ आई? और स्पीच थेरेपी भी होती है, जिसमें आप सबसे पहले एक दफा बोलना नहीं शुरू कर देते, आप पहले आवाज निकाल के सिखाते हैं कि इस तरह से आवाज निकालनी है, इस तरह से आवाज निकाल के लफ्ज बनाने हैं, और फिर इस तरह से लफ्जों से एक फिक्रा बनाना है। तो ये होती है शेपिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। Prejudiced attitude are learned and experiment in पाकिस्तान। प्रिजुडाइज्ड एटीट्यूड किस तरह से लर्न किए जाते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट एक पाकिस्तान में किया गया। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बाहर की कोई रिसर्च थी जिसमें नॉनसेंस सिलेबस का इस्तेमाल किया गया था, किसी भी एक चीज के साथ नॉनसेंस सिलेबस लगा दिया जाता था, और जिसका अच्छा सिलेबस लगा होता था उसको उसकी लाइकिंग के चांसेस ज्यादा होते थे, जिसके साथ नहीं लगा होता था, सही नहीं लगा होता था, जिसके अच्छे मीनिंग्स नहीं होते थे, उसकी लाइकिंग की रेटिंग कम होती थी। यही एक्सपेरिमेंट अब पाकिस्तान में भी किया गया। ओरिजिनल स्टडी तो उसकी स्टैट्स एंड स्टैट्स की है, लेकिन ये जब पाकिस्तान में किया गया, उसमें देखा गया कि किस तरह से क्या लोगों का रिस्पॉन्ड आता है। डांस एंड सिलेबस से जिसको पेयर किया जाता था पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, उससे ज्यादा लाइक किया जाता था, और जिसको नेगेटिव के साथ किया जाता था उसको कम रेटिंग आती थी। रेटिंग मीन्स यहाँ पर लाइकिंग है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। अब ये भी देखा जाता है कि ज्यादातर ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मीडिया से अपेयर तो नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी आपको कहता है कि पॉलिटिशियंस, आप आगे से कहते हैं करप्ट, तो ये किसने आपके माइंड में ये एक थॉट बनाई है? मीडिया ने बनाई है, या फिर आपके किसी प्रैक्टिकल वर्क, आपकी लाइफ के किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने बनाई है? ज्यादातर ये किस चीज पर बेस करता है? हमारे मीडिया पर। अब जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में हुआ, उसमें नॉनसेंस सिलेबस का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि सीईटी साथ फ्रेश, क्यूईएच साथ स्मेली, प्रिकली, स्वीट। अब जो स्वीट का लफ्ज था, फ्रेश का लफ्ज था, इसको ज्यादा लाइक किया गया, जबकि स्मेली, प्रिकली, इनकी लाइकिंग की रेटिंग्स बहुत कम थी। मीनिंगलेस सिलेबस जो को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जिन्हें अटैच किया गया था, पेयर किया गया था, उनकी एवरेज रेटिंग 7 थी, जबकि जिनको नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ पेयर किया गया था उनकी एवरेज रेटिंग 4 थी। अब रेटिंग मींस लाइकिंग, मैंने आपको पहले बता दिया। कैन वी लर्न डिसलाइक और प्रेजुडाइज फ्रॉम फॉर सम नेशंस थ्रू एसोसिएशन प्रोसेस? अब ये हम नेशंस के साथ भी करते हैं। ठीक है।
और इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि मतलब हमारे ख्याल में ये हमारा कोई एक जाती एक्सपीरियंस हुआ होता है किसी एक या दो बंदे के साथ, और हम कहते हैं कि वो उस नेशन के तो लोग ही ऐसे हैं, नेशन के लोग ही ऐसे हैं, या फिर मीडिया की वजह से होता है। अब जैसा कि आजकल अमेरिका का लफ्ज बाद में आता है और हम सबके माइंड में अब्सोल्युटली नॉट पहले आता है, तो ये मीडिया का एक इम्पैक्ट है ना। इसी तरह से फिर जब ये रिसर्च पाकिस्तान में की गई कि नेशंस के साथ, तो इसमें एक प्रॉब्लम था कि अगर इस तरह तो बायसनेस आ जाएगी अगर हम अमेरिका, जर्मन, अफगानिस्तान, चाइनीज, इंडिया का नाम लेंगे, क्योंकि इन चीजों के बारे में थॉट्स तो ऑलरेडी हमारे माइंड में डेवलप हुई हुई है ना। ठीक है, इंडिया की बात होती है तो हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि वो वर्ल्ड कप नहीं पाकिस्तान खेलने आ रहे, वो इस तरह के हैं, वो इस तरह के हैं, हमारा वर्ल्ड कप मैचेस आ जाने थे हमारे माइंड में। तो मतलब हमारे माइंड में कोई ना कोई थॉट्स बनी हुई है। अमेरिकन की बात होती तो हमारे माइंड में एब्सोल्युटली नॉट आना था। अफगानिस्तान की बात होती हमारे माइंड में दहशतगर्द आने थे। मीन्स फिर ये सोचा गया कि इस तरह के कंट्रीज जिनके ऊपर मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, जिनके पहले ही मीडिया ने मीडिया भी कह सकते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस तो कम ही होते हैं ना, ज्यादातर लोग मीडिया से सीखते हैं, मीडिया से अवेयर होते हैं, तो इन कंट्रीज को शामिल नहीं किया जाता। जबकि बहुत अनफेमिलियर नेशनैलिटीज हैं जो जिनसे ज्यादातर लोग फेमिलियर नहीं है, जैसा कि परवियन, स्वीडिश, मॉर्कन, बोलिवियन, फिनिश, इनको इस्तेमाल किया जाता है अपनी रिसर्च में। ठीक है, इनके साथ फिर गुड और बैड एडजेक्टिव्स लगाई गई, काइंड, मीन, क्रूअल, नैरोटिक, डर्टी। और फिर ये देखा गया कि जो गुड वर्ड्स थे उनकी लाइकिंग ज्यादा आई, जबकि नेगेटिव वर्ड्स की लाइकिंग कम आई। यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइसनेस आ ही गई थी क्योंकि ये भी एक नेशन है और कुछ लोग तो इनसे वाकिफ होते ही हैं। दो द डिफरेंसेस वाज नॉट एज सिग्निफिकेंट एज फॉर सिलेबस, मतलब इनके रिजल्ट्स जो थे उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, क्योंकि ये नेशंस हैं और नेशंस के बारे में कोई ना कुछ जानता होता है, जितने के सिलेबस के रिजल्ट्स अच्छे, मतलब आप कह सकते हैं कि सिलेबस में बिल्कुल बाइसनेस नहीं थी। कंक्लूजन, वी लर्न टू डिसलाइक सम नेशंस और ग्रुप्स थ्रू प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, मतलब हम किसी भी नेशन या ग्रुप को डिसलाइक करना सीख लेते हैं उससे मिलती जुलती किसी भी एसोसिएशन के साथ। एसोसिएशन अब हमारी उससे मीडिया से भी पैदा हो सकती है, जैसे मैंने पहले बात की, या हमारा कोई अपना पर्सनल रिलेशन भी हो सकता है। वर्ड एसोसिएशन मेथड, अब फिर और एक्सपेरिमेंट किया गया वर्ड एसोसिएशन मेथड का, कि एक वर्ड बोला जाता था और देखा जाता था कि अगले इंसान के माइंड में उसके बारे में क्या होता है। सो द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड से आई से, एज आई से, जैसे कि पॉलिटिशियन कहा गया, मदर इन लॉ, स्टेप मदर, मुस्लिम एंड हिंदू। इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस जो थी वो देखने को मिली इसके बाद। पॉलिटिशियन जब कहा गया तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला फौरी तौर पर वो करप्ट मिला। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मीडिया का ही हो सकता है, उसी की अवेयरनेस है। और हिंदू पर स्केमिंग मिला। नाउ दैट एसोसिएशन इज चेंजिंग, अब ये कहा जाता है कि ये पिछले 2 साल या पुरानी है, अब कुछ एसोसिएशंस जो है वो चेंज हो गई हैं। मदर इन लॉ, मिक्स एसोसिएशंस आई, किसी ने कहा मॉन्स्टर, किसी ने कहा फ्रेंड, किसी ने कहा अम्मी। स्टेप मदर का कहा गया तो उसमें फौरन आगे से रिस्पॉन्स मिला चुड़ैल या हेल्पफुल या ट्रबल। मीन्स अब ये ज्यादातर क्या चीजें हैं जो स्टेप मदर की भी आ रही, जो ज्यादातर स्टोरीज दिखाई जाती हैं, ड्रामाज में दिखाया जाता है, उससे हमारे माशरे पे जो अफेक्ट आता है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और मीडिया ड्रिवन, अब ये हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर ये मीडिया मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट ऑन लर्निंग, अब बायोलॉजिकली कौन सी रुकावटें आती हैं लर्निंग्स में। एनिमल appears to have encoded within their genetic inheritance, उसमें the type of sensory cues जिसमें टेस्ट, स्मेल या अपीयरेंस होती है, that are most likely to signal dimensions of reward or danger। अब एनिमल्स की डिफरेंट किस्म की इनकोडेड उनकी अपेयरनेस होती हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी टेस्ट की सेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, कुछ की स्मेल की ज्यादा होती हैं, और कुछ की कोई अपीयरेंस ऐसी होती है जो उनको किसी भी किस्म के सिग्नल को वो ज्यादा जल्दी से अटैच कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रीपेयर्डनेस, अ पर्टिकुलर स्पीशीज मेंबर्स रिक्वायर लेस लर्निंग एक्सपीरियंस, अब जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी एनिमल को शामिल किया जाता है उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो पहले से ही आप ट्रेंड होंगे, ठीक है, उन्हें मजीद ज्यादा लर्निंग देने की जरूरत नहीं होगी। गोइंग अगेंस्ट दीज जेनेटिक लिंक्स एक्सपेरिमेंट्स वोंट बी मच सक्सेस, और कुछ जेनेटिकल रोल भी होता है। ठीक है, और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो जेनेटिकली मतलब उसके अगेंस्ट जाएगा तो वो इतने अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं ले पाएगा। ह्यूमंस जो है वो बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो अपने उनके अंदर कोई ना कोई इंटेंस होता है, खौफ होता है, जिसको फोबियास भी कहा जाता है, स्नेक का या स्पाइडर्स का। ठीक है, अब सर्कस एनिमल्स एंड इंस्टेक्सुअल ड्रिफ्ट, रैकन्स रब,
पिग्स रूट एंड टोस्ट, मतलब जब भी कोई एनिमल्स होते हैं, जब उन्हें नहीं सिखाया गया होता, तो आप अगर कोई आप पिजन ही ले लें, जैसे हमने पहले बात की, उसके सामने आप कुछ रखेंगे वो चूंच मारना शुरू कर देगा। अगर रैट होगा तो अपने पंजे मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं ना गया। फिर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप शेपिंग की जाती है तब वो सीखते हैं। अगर एक बिल्ली अगर आप उसे फर्श पे भी रखते हैं तो वो पंजे मारती है फर्श पे, क्योंकि उसे मिट्टी में पंजे मारने की आदत होती है। टेस्ट अवर्जन लर्निंग, when presented with a new food or flavor, rats like only a very small sample. Only if it fails to make them sick, they will go back for more. अब टेस्ट एवर्जन लर्निंग होती है, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा ये रैट में भी होती है। जैसे हमने देखा था कि किस कुछ जानवरों में टेस्ट की सेंस ज्यादा शार्प होती है, कुछ में स्मेल की होती है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, कि अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जिससे आप रैट को जो देते हैं कोई फूड और फ्लेवर जिससे वो बीमार पड़ जाता है, तो वो कभी भी उसमें दोबारा नहीं खाता। और अगर उसे कुछ नहीं होता तो फिर वो दोबारा उसे खाने के लिए जाएगा। रिसर्चर्स इंक्लूड अ सब्सटेंस विद न्यू फ्लेवर दैट डज मेक द रैट्स इल। अगर कोई भी रिसर्चर ने उसे ऐसी चीज फ्लेवर दिया है जिससे वो बीमार हो गया है, तो वो कभी भी दोबारा उस फ्लेवर को टेस्ट नहीं करेगा। इस फिनोमिना को टेस्ट अवर्जन लर्निंग कहा जाता है, कि इतनी शार्प होती है कि एक ही दफा अगर वो खा ले, वो बीमार पड़ जाए, वो कभी भी दोबारा उसकी तरफ वापस नहीं जाते। वो इतनी जल्दी टेस्ट एवर्जन सीखते हैं। और ये एक बड़ा पावरफुल मैकेनिज्म होता है, जिसमें जेनेटिक कैपेसिटी भी होती है, जिसमें आप लर्न करते हैं फूड को कि किस तरह की फूड आपने खानी है जिससे आप सेफ रहेंगे, और कौन सी टॉक्सिक है जिसको आपने दोबारा नहीं चखना। इनबोर्न बायस, rats avoided saccharine flavored water when it predicted illness but not when it predicted shock. एग्जांपल्स दी हुई है कि रैट जो है अगर वो बीमार हो जाता है पानी से तो वो उसकी तरफ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो शॉक से फिर भी प्रिडिक्ट हो जाएगा। और अगर रैट्स अवॉइडेड, अगर उसको कोई भी ब्राइट नॉइसी वाटर से अवॉइड किया जाता है तो ये शॉक की तरफ तो प्रिडिक्ट हो जाएगा, लेकिन दोबारा इलनेस की तरफ प्रिडिक्ट दोबारा कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल जो लैम्ब होती है, जो आप कह सकते हैं कि गीदड़ होता है, वो शीप को बहुत ज्यादा मतलब जहां उन्हें शीप नजर आती है उस पर हमला कर देते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह से किया, एक्सपेरिमेंटर्स ने, कि उन्होंने कुछ आप कह लें कि टॉक्सिक लैम्ब बर्गर्स वगैरह रैप करके ना शीप की वो जो खाल होती है उसमें रख दिए। वो जब उसने गिद्दड़ ने खाए तो वो बीमार पड़ गया। उसके बाद से दोबारा कभी भी वो उस तरह की शीप के नजदीक उसके मीट के नहीं जाते, क्योंकि उन्हें एक दफा से पता चल गया है कि हम इसको खाने से बीमार हो जाते हैं। कंपेयरिंग क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों ही रिलाई करती है प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन पे। ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा इसका कंपैरिजन बताया हुआ है। रिस्पॉन्स क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या होता है कि इनवॉलंटरी होता है, ऑटोमेटिक होता है, एलिसिट होता है कि खुद ही आ जाता है उभर के बाहर। वॉलंटरी ऑपरेट्स ऑन इन्वायरमेंट इमिटेड होता है। जबकि एक्विजिशन किस तरह अक्वायर किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसमें एसोसिएटिंग इवेंट्स होते हैं, सीएस अनाउंस करता है यूसीएस को। जबकि ऑपरेंट में एसोसिएशन रिस्पॉन्स विद कॉन्सिक्वेंसेज होता है। री इन्फोर्सर या पनिशर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटिंक्शन, जिसमें एक्सटिंक्शन कोई भी खत्म जब किया जाता है किसी भी बिहेवियर को, क्लासिकल कंडीशनिंग में सीआर डिक्रीज हो जाता है जब एक्सटिंक्शन किया जाता है, क्योंकि जब आप सीएस को रिपीटेडली प्रेजेंट करते हैं लोन के, आप बजर बजता है खाना नहीं देते इस तरह से। रिस्पॉन्डिंग ऑपरेंट कंडीशन में क्या होता है कि रिस्पॉन्डिंग तो कम हो जाती है, स्टॉप समटाइम आफ्टर रीइंफोर्स स्टॉप। कोग्निटिव प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं एक्सपेक्टेशन को दैट के सीएस सिग्नल्स अराइव होंगे यूसीएस की तरफ, जबकि ऑपरेट में ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं द एक्सपेक्टेशन दैट के जो रिस्पॉन्स है वो विल बी रीइंफोर्स होंगे या पनिश्ड होंगे। बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स में नेचुरल प्रीडिस्पोजिशंस कॉन्स्टेंट्स व्हाट स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स आर इजीली बी एसोसिएटेड एंड ऑर्गेनिज्म बेस्ट लर्न बिहेवियर सिमिलर टू देयर नेचुरल बिहेवियर, अननेचुरल बिहेवियर इंस्टिंक्टिवली ड्रिफ्ट बैक टुवर्ड्स नेचुरल वंस। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 31। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।